नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जहाँ वज़ीर आज़म और काबीना के अहम वज़रा के लिए इस कार्रवाई को लेकर ख़तरे की घंटी बजी है। वहीं काबीना के कुछ अहम वज़रा, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम भी शामिल है, उन्हें इस कंटेम्प्ट की कार्रवाई से मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये जो हुकूमती वज़रा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी ख़बर है, उसकी तफसीलात पे आने से पहले नाज़रीन, जो आज अदालत उज़्मा में इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान साहबा, जिनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज़ नईम हैदर पंजोता के साथ, अलीमा खान के साथ, डॉक्टर फैसल के साथ और सलीम झगड़ा साहब के साथ जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद जैसा कि ऐलान किया गया था तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से कि आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। अब ये जो नाज़रीन तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में किन किन शख्सियात को, जिसमें सिविलियन शख्सियात भी हैं, जिसमें सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनकी फ़हरिस्त मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट के हवाले की गई है। लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस कंटेम्प्ट के एप्लीकेशन में इमरान खान साहब की जो बहन है उज़्मा खान, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाई गई है। अब उसमें क्या कहा गया है? उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि जो हुकूमती शख्सियात के जो बयानात हैं, जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब का बयान था कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मिन वन अमल करेगी, और फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो मेरिट पे दिया गया है। इन वज़रा के और वज़ीर आज़म के मुशीरान के जो बयानात हैं, उन्हें भी इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, वफाकी वज़ीर आज़म मज़ीद तारर साहब, जिनकी तरफ से नज़रसानी दायर करने की बाकायदा तौर पे वीडियो बयान जारी किया गया, वीडियो जारी की गई, और फिर आखिरी रोज़ जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के 48 घंटों की जो डेडलाइन थी वो मुकम्मल हो रही थी, तो तारर साहब की तरफ से कहा गया कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से इकदाम उठा रही है। तो तारर साहब के इस बयान को भी जो है वो शामिल किया गया है इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया गया, उसका भी जो है वो स्क्रीन शॉट फ़ोटोकॉपी की सूरत में इस कंटेम्प्ट के साथ लगाया गया है। लेकिन कुछ सहाफ़ियों को भी इस कंटेम्प्ट के मामले पर जो है गवाह के तौर पे अपने मौक़िफ़ की सपोर्ट के लिए जो है वो उज़्मा खान साहब ने, उनके नाम, उनके जो बयानात हैं वो भी अदालत के रिकॉर्ड पे लाए गए हैं, जिसमें सदीक जान का ट्वीट जो है वो शामिल है। हालांकि सदीक जान ने जो एक्स के ऊपर ट्वीट किया है, जो कि इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का हिस्सा है, उसमें उज़्मा खान साहबा के बयानात को जो है वो पोस्ट किया गया था। उसमें सदीक जान ने कोई अपने से कोई बात नहीं लिखी, वैसे उन्होंने अपने से भी बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे ट्वीट्स किए थे, लेकिन इसमें जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का पार्ट बनाया गया है वो उज़्मा खान साहबा के स्टेटमेंट्स हैं, जो कि सदीक जान साहब ने अपने एक्स के अकाउंट से जो है वो पोस्ट किए थे। इसके अलावा जियो न्यूज़ की खातून रिपोर्टर हैं मरियम नवाज़, उनके कुछ ट्वीट्स हैं, वो भी उज़्मा खान साहबा के पीटीआई के लोगों के बयानात हैं, उन्हें भी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का हिस्सा बनाया गया है। और फिर इसके साथ साथ जो शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसे भी इसमें जो है वो शामिल किया गया है इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में। और फिर जो नून लीग के अहम रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का जो स्टेटमेंट था कि ये जो अदालती फ़ैसला है ये नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई है, उस स्टेटमेंट को भी इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ मुनीब फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हसन अयूब साहब एयर वाइड न्यूज़ के रिपोर्टर प्रोग्राम में एज ए एनालिस्ट जो है अपने तज्ज़िया करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, उन्हें भी इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में उनके बयानात को जो है एज ए एविडेंस के तौर पे कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं करना चाहती थी, एज ए एविडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रखा गया है। अब इस कंटेम्प्ट के एप्लीकेशन में, जो कि 11 सफ़ात की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज अदालत उज़्मा में फ़ाइल की गई है, इसमें सरकारी अफसरान को भी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया है, जिसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं जनाब सोहेल अशरफ साहब, उनका नाम शामिल किया गया है।
टॉप ऑफ द लिस्ट इनका नाम शामिल है, बल्कि आप यूँ कह लें कि सरकारी अफसरान का नाम जो है इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में PTI की तरफ से, उस्मा खान की तरफ से टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो शामिल किए गए हैं। चीफ कमिश्नर साहब का नाम है, उसके अलावा जो सेक्रेटरी दाखिला हैं इस्लामाबाद अहमद रज़ा सरवर, उनका नाम शामिल किया गया है। और फिर जो IG जेल खाना जात हैं पंजाब के मियाँ सालिक जलाल जो है, उन्हें भी ऐसे कंटेम्नर के जो है वो शामिल किया गया है कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में। और जेल सुपरिटेंडेंट साजिद बेग साहब, उनका नाम भी शामिल किया गया है। तो ये 4 गैर सियासी सरकारी जो अफसरान हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। और फिर 3 सियासी शख्सियात, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम है, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का नाम है, जिसमें वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब का नाम है। अब माज़रत के साथ यहाँ पे मुझे कहने दीजिए, कुछ चीज़ें मैं फैक्ट्स के बुनियाद पे, ज़मीनी हक़ाइक़ के बुनियाद पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, ये जो सरकारी अफसरान हैं इन्हें तो आप फ़रीक बना रहे हैं क्योंकि ये रेलेवेंट भी हैं, मुतलका फ़रीक़ैन भी हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब की एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी, आज अगर चीफ़ कमिश्नर के ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, ये उन्हें मुलज़म के तौर पर शामिल किया गया है, क्या पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन में उन्हें फ़रीक नहीं बनाना चाहिए था? तो चीफ़ कमिश्नर का नाम शामिल करके PTI ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद साहब हैं वो रेलेवेंट पार्टी हैं, रेलेवेंट फ़रीक हैं। तो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर पहले राउंड में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आपको उन्हें उस अदालती कार्रवाई में फ़रीक के तौर पे शामिल करना चाहिए था। और फिर आप देखें कि जो सेक्रेटरी दाखिला यहाँ पे शामिल किए गए हैं अहमद रज़ा सरवर साहब, तो मोहसिन नकवी साहब को कैसे निकाल दिया गया? क्योंकि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, आज़म तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, इनका ताल्लुक़ तो वज़ारत दाखिला से नहीं है। फिर तो तहरीक इंसाफ को मोहसिन नकवी साहब का नाम भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को इस सारे मामले में, तौहीन अदालत के मामले में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से क्लीन चिट दे दी है कि उनका तो इस कंटेम्प्ट के मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ था? क्या वज़ीर आज़म ने कोई बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे? क्या आज़म तारड़ साहब ने ऐसा कोई बयान दिया था? ये सवाल आप सुनते जाएं, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं क्या के साथ। तारड़ साहब ने ऐसा कोई बयान दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेंगे? क्या अता तारड़ साहब ने कोई बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के बरखिलाफ है? कुछ भी नहीं बयान उन्होंने दिया। हाँ, नज़रसानी की बात ज़रूर की गई, और नज़रसानी जो है वो दायर करना मुतासरा फ़रीक का या मुतासरा वजारत का और उसके वज़ीर का उसके ऊपर बयान देना, वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में नहीं आता। अलबत्ता अब इसमें तारिक फजल चौधरी साहब का नाम शामिल नहीं किया गया। उनके बयान को अखबारी तराशर के तौर पर तो रखा गया। तो तारिक फजल चौधरी साहब तो ओपनली कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, और वहाँ पे अगर उनको इलाज की सहूलत ना मिली तो खान साहब को फिर पिम्स ले जाए, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा में ले जाया जाएगा, और खान साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दी जा सकती है। तो ये बयान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर के कंप्लाई विद नहीं होगा, उसका इशारा तो तारिक फजल चौधरी साहब के बयान से मिल रहा था। उन्हें तो कंटेम्नर के तौर पे, फरीक के तौर पे कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे उनका नाम तो शामिल नहीं किया गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान क्या था? उन्होंने तो कहा था कि मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है, लेकिन उसमें एक इबाहम मौजूद है, उसकी वजाहत होनी चाहिए। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो ख्वाजा आसिफ साहब का नाम भी शामिल नहीं किया गया। अब इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस्मा खान की तरफ से ये कहा गया है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, फ़रीक़ैन जिसमें चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा चूँकि तौहीन अदालत के मुर्तकब करार पाए हैं, तो लिहाजा इनको शोकास नोटिस जारी किया जाए, इनसे वजाहत मांगी जाए, इन्हें ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया जाए, और इनके खिलाफ अदालती फ़ैसले की हुक्म अदूली करने पर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करके कानून के मुताबिक इनको सज़ा दी जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब को शिफा में उनका मुआयना करवाया जाए, और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए लोकल कमीशन जो है वो मुकर्रर किया जाए। और इसमें यह भी अदालत को आगाह किया गया है कि अदालती फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, बल्कि उन्हें पिम्स ले जाया गया, और हुकूमत जो है अदालती फ़ैसले पर अमल करने का इरादा नहीं रखती थी। अब नाज़रीन, ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल हो चुकी है, और कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के फ़ाइल होने के बाद अब इस पर बेंच बनेगा। और बेंच की अगर हम बात करें तो पहले वाला बेंच ही सुनेगा, लेकिन अगले हफ्ते जैसे शाहिद वही साहब जो हैं इस्लामाबाद में दस्तयाब ही नहीं हैं, अगले हफ्ते
जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सरबराही में लाहौर रजिस्ट्री में जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के साथ जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। अब उस बेंच के बाकी जो 2 रुकन हैं, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, वो इस्लामाबाद में अवेलेबल तो हैं, लेकिन उनका बेंच अलग अलग है। इश्तियाक इब्राहिम साहब अलग बेंच में शामिल हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब एक और बेंच में शामिल हैं। तो एक जज लाहौर में और 2 जज जो है इस्लामाबाद में जो अवेलेबल हैं। तो देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जिसमें सीनियर जज भी होते हैं, जैसे कि मुनीब अख्तर साहब सीनियर जज हैं, उनके बाद और एक और जज जो है जिसको नॉमिनेट करने का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, उस 3 रुकनी कमेटी के जरिए फैसला होगा कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर बेंच क्या 2 रुकनी बनेगा, जो 2 जजेस दस्तियाब हैं वही इस केस की समाअत करेंगे, या फिर शाहिद वहीद साहब वापस आके कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसीडिंग करेंगे, या फिर नया बेंच बनेगा। क्योंकि कंटेम्प्ट की एक दरख्वास्त है तो उसी मामले के साथ कनेक्टेड, क्या उसमें नया बेंच बन सकता है? तो वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें 3 जजेस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ शामिल हैं, उन समय शामिल हैं, वो बेंच बनाने का और केस की फिक्सेशन का फैसला करेंगे। लेकिन नाज़रीन देखना ये भी होगा, क्योंकि हुकूमत भी इस मामले पर, जैसा कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, हुकूमत की तरफ से भी इसमें जवाब दाखिल किया जाएगा। और जवाब में क्या होगा? जवाब में जो इमरान खान साहब का जो मेडिकल बोर्ड बना, इमरान खान साहब को जो शिफा की बजाय पिम्स में ले जाया गया, तमाम मुकम्मल तफसीलात जो इल्ज़ामात कंटेम्प्ट के एप्लीकेशन में लगाए गए हैं, उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अब आज पिम्स का जो इलामिया जारी हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि मेडिकल बोर्ड बना था इमरान खान साहब के हवाले से, उसमें शिफा हॉस्पिटल के 2 एक्सपर्ट माहिर डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया था और इमरान खान साहब की तिबी फिटनेस की जो रिपोर्ट है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन रिपोर्ट का जो मंदरजात हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि रिपोर्ट से मुतल्लिक जो राजदारी है, जो सिक्रेसी है, उसको बरकरार रखना है, तो खान साहब के मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक जो रिपोर्ट के मंदरजात हैं उनको अफशा जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं हुकूमत की रिपोर्ट कब जमा होती है। कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है और फिर इस कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए कब पटिशन जो है उसकी फिक्सेशन की डेट सामने आती है। अब खान साहब के नाज़रीन इस मामले को लेके जो तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया, बैरिस्टर गौहर की तरफ से ऐलान किया गया, जो पंजाब में असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि इमरान खान साहब के सेहत के मामले पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने पे मजबूर ना करें, हमें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर ना करें। अब ना जो इस्तीफ़े वाला जो कार्ड है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन 3 मरतबा इस कार्ड को पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आने के बाद भी जो कार्रवाई है कायमा कमेटियों की, वो नहीं रुकी, वो कार्रवाई अपनी जगह पे चल रही है। और जब पहले तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे, तो इस्तीफ़े देने के बाद फिर उन्हीं इस्तीफ़ों को वापस लेने के लिए कि स्पीकर साहब उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट ना कर लें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में चली गई थी कि हमारे इस्तीफ़े स्पीकर साहब को एक्सेप्ट करने से रोका जाए। तो इस्तीफ़ों वाला कार्ड जितनी मरतबा तहरीक इंसाफ ने पहले खेला है वो बैकफायर कर गया था। क्या अब तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े देगी? क्योंकि आखिरी मरतबा तो जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे, उन खाली सीटों पर जो है कुछ इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके उस पर ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए गए थे, जहाँ पर PTI के लोग फिर ना इलेक्शन में खड़े हुए थे और जो लोग खड़े हुए थे वो फिर हुकूमती इत्तेहाद से थे। तो नंबर गेम जो है उस पर भी फिर तहरीक इंसाफ की जो है फ़र्क पड़ गया था। लेकिन क्या इस नहज के ऊपर मामला पहुँचेंगे कि तहरीक इंसाफ रिज़ाइन कर जाए? चले माजी में बेशक उनका ये इस्तीफ़ों वाला जो कार्ड जो है वो बैकफायर कर गया था, मौजूदा हालात में मुझे क्यों नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े नहीं देगी, क्योंकि जो मौलाना के साथ अपोजिशन के लिए, मुतहदा अपोजिशन के लिए जो बातचीत चल रही है, उसमें कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तो वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि पार्लियामेंट में हम मुश्तरका अपोजिशन बनाने जा रहे हैं ताकि पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है मुअस्सर किरदार जो है वो अदा कर सके। जब मौलाना साहब की छत्तर साया में आप आ जाएंगे, पार्लियामेंट में आपने मुश्तरका अपोजिशन बनाने का और मुअस्सर किरदार अदा करने का आपने कल फैसला कर लिया है, मौलाना साहब का इशाइया, मौलाना साहब की मुर्गन ग़ज़ाएँ खाने खाते हुए, तो फिर आप सोलो फ्लाइट तो नहीं कर सकते कि आप असम्बली से रिज़ाइन कर जाएं। फिर तो आपने मौलाना साहब के मुशावरत के साथ चलना है, और अगर आप रिज़ाइन करेंगे ज़बरदस्ती बग़ैर मौलाना साहब को एतमाद में लिए, तो फिर आगे आपका इत्तेहाद मौलाना साहब के साथ कितना चलेगा, ये भी तहरीक इंसाफ को सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है, जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया का ट्राई लेटरल जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है,
अब उस मुआहदे में बांग्लादेश ने शमूलियत का इशारा दे दिया है। बांग्लादेश के नाज़िम जो वज़ीर आज़म है हुमायूं कबीर, उनकी तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश इस मुआहदे में शमूलियत के हवाले से मुस्बत रवैया रखता है। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो मजबूत हो रहे हैं, और ये ख़बर भी है कि वज़ीर आज़म जो बांग्लादेश के हैं वो जल्द जो है सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया है, जिसके बाद रावलपिंडी में जो है वो फ़ौज को 6 माह के लिए तैनात कर दिया गया है। आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी शहर में फ़ौज की ये तैनाती हुई है, और इस तैनाती के बाद क्योंकि काबीना से इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली गई, जो अफवाज है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिल के पिंडी शहर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के हवाले से जो है वो काम करेगी। लगता ही है कि कुछ बड़ा होने वाला था या बड़ा होने वाला है, जिसके पेश नज़र जो है ये फ़ौज जो है रावलपिंडी शहर में जो है वो तैनात की गई है, ताकि अमन की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल बरकरार रखा जा सके।